हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल में पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर किए हैं 6 वीडियोस में। आप वीडियोस को जाइए और देखिए, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी की तर्ज पर हम आज लाए हैं हिस्ट्री की सीरीज। हिस्ट्री की सीरीज बदलाव है। हिस्ट्री की सीरीज एक क्रैश कोर्स के तहत चलाई जाएगी। क्रैश कोर्स में आपको क्या किया जाएगा? पहले कुछ पहले कुछ मटेरियल पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री, एच से इतिहास। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस था। हिस्ट्री में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पुरातत्व, एक पार्ट होता है पुरातत्व। ठीक है, तो पुरातत्व दो लोग थे जो इतिहास में जाने जाते हैं। एक रॉबर्ट ब्रुश, एक थे रॉबर्ट ब्रुश। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री को कैसे बांटा अभी हम जानेंगे। ये पुरातत्ववादी थे। और एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। रॉबर्ट बुश कौन थे? ये विश्व के थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व थे। ये लोग पुरातत्व थे। ये लोग पुरातत्व थे। ये विश्व के पुरातत्व। ये अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रुश ने क्या किया? रॉबर्ट ब्रुश, अब अगर जैसे कि पुरातत्व है, पुरातत्व यानी पुरानी चीजें जहां रखी जाती हैं, बहुत से पुराने कुछ अवशेष मिले हों, वो सब रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई हम संग्रहालय भी होगा, इन सब का कोई संग्रहालय भी पाया जाएगा। संग्रहालय भी पाया जाएगा अगर पुरातत्व में कुछ पुरानी चीजें पाई जाएंगी। संग्रहालय, विश्व का संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व संग्रहालय पाया जाता है, पुरातत्व विश्व संग्रहालय। और भारत का कहाँ पाया जाता है? भोपाल में। भोपाल में मानव संग्रहालय। भोपाल में मानव संग्रहालय पाया जाता है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये संग्रहालय है। संग्रहालय, संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय है। अब अब बताते हैं रॉबर्ट ब्रुस किस तरह से इतिहास को बांटे थे। रॉबर्ट ब्रुस किस तरह से इतिहास को बांटे थे? रॉबर्ट ब्रुस ने इतिहास को 3 काल में बांट दिया था। रॉबर्ट ब्रुस ने इतिहास को रॉबर्ट ब्रुस ने इतिहास, नेक्स्ट पे लेते हैं चलिए। रॉबर्ट ब्रुस ने इतिहास को 3 कालों में बांटा था। पहला, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक। और तीसरा,
ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं और उसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसमें कुछ भी लिखा नहीं गया हो, लिखी सामग्री नहीं मिली हो। यहाँ कौन रहता था? यहाँ आदि मानव रहते थे, तो यहाँ कुछ भी उनकी भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो न लिखित सामग्री नहीं मिली थी। यहाँ पे लिखित सामग्री मिली है, यहाँ पे लिखित सामग्री मिली है, लेकिन वो पठनीय नहीं है, लेकिन वो पठनीय नहीं है। कौन सी सभ्यता है यहाँ पे? सिंधु सभ्यता की सामग्री जो है ना, वो पठनीय नहीं है। सिंधु सभ्यता की सामग्री पठनीय नहीं है। ठीक है, और ऐतिहासिक में लिखित भी है, पठनीय भी है, दोनों है। लिखित होगी, पठनीय भी होगी। कौन सी है ये? वैदिक कालीन। वैदिक कालीन, वैदिक कालीन जो है इतिहास है यहाँ पे। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसका जो समय काल है वो क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से शुरू है इसका समय काल। ठीक है, इसका है 1200 से 1700, और इसका है 600 ईस्वी से 1500, 600 से 1500 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व जैसे जानते होंगे आप लोग क्या होता है, जैसे ये जो है वो ईसाइयों का कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, ईसाइयों की ये समय काल रेखा बनी हुई है। ईसा के जन्म के समय को 0 मान लिया गया है, ईसा के जन्म के समय को 0 मान लिया गया है। ईसा के पहले जितने लोग होंगे वो ईसा पूर्व होंगे, ईसा के पहले जितने लोग होंगे वो ईसा पूर्व होंगे, और जितने बाद होंगे वो ईसवी में हो जाएंगे, ईसवी में। और ईसा के पहले ईसा पूर्व। ठीक है, तो वैदिक काल, गौतम बुद्ध और ये सब लोग ईसा पूर्व थे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक सब लोग ईसा पूर्व थे। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस ने कितने भागों में बांटा इतिहास को? 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित सामग्री नहीं मिली, इसकी टाइमलाइन है 20 लाख ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक में लिखित मिली, लेकिन ऐसा लिखा गया कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लिखा गया कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, पठनीय नहीं है, तो सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता है। फिर ऐतिहासिक काल मिला जहां लिखित भी है, पठनीय है, ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है 600 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे थॉमसन आते हैं, थॉमसन आते हैं। उन्होंने क्या किया? थॉमसन ने क्या किया कि सामग्रियों के आधार पर इतिहास को बांटा, सामग्रियों के आधार पर इतिहास को बांटा। तो यहाँ उन्होंने कर दिया पाषाण, यहाँ चीजें पत्थर की मिल रही थी, स्टोन एज, या लास्ट में तांबे का भी कुछ सामान मिला, तो यहाँ उन्होंने कर दिया पाषाण और तांबा। आदि ऐतिहासिक को उन्होंने कांस्य, ये कांस्य की चीजें मिली, कांस्य काल कर दिया। और ऐतिहासिक को उन्होंने लौह युगीन संस्कृति कहा। तो ये सवाल सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, थॉमसन ने किस युगीन में बांटा? 3 युग में सामग्री के आधार पर, पाषाण, कांस्य और लौह। पाषाण युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक, प्राग ठीक है, पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
और यहाँ पे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, और लास्ट में हम इसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लास्ट में पत्थर के साथ कुछ कुछ तांबा मिला था, तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को इतने भागों में बांटा गया है, पाषाण काल को इतने भागों में। हेलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम जानते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होता है? पूरा पाषाण काल में आदमी कैसा था? आदि मानव था। इंसान कैसा था? आदि मानव था। ठीक है, इंसान कैसा था? आदि मानव था। तो आदि मानव था तो वो क्या करेगा? खाना बदोश जीवन जिएगा। ठीक है, खाना बदोश जीवन जिएगा। खाना बदोश जीवन जिए, खाना बदोश मतलब इधर से उधर, कहीं एक उसका स्थायी निवास नहीं था, वो इधर से उधर करता रहता था। ठीक है, खाना बदोश जीवन जिएगा। और उसके बाद क्या करेगा? अब खाना बदोश जीवन जिएगा तो उसको कुछ खाने के लिए, अब इंसान है तो उसको भूख लगेगी, खाने के लिए कुछ अपना शिकार करेगा कि नहीं करेगा? शिकार करेगा कि नहीं करेगा? तो आखेटक था वो। आखेटक हिंदी शब्द है, शिकार उर्दू शब्द है, तो आखेटक था वो। आखेटक था, पशुओं को मार के खाता था। ठीक है, कोई भी पशु मिल जाए उसको मार के खाता था। फिर अब आखेटक तो खाद्य संग्राहक भी था, ज्यादा पशु को मारने लगा, इकट्ठा करके रखने लगा। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक था। क्या था? खाद्य संग्राहक था। और उसके बाद क्या हुआ? अब जब पशु को मार के खाने लगा, उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई। ये लोग, इन लोग पत्थर मार मार के खेल रहे थे, जंगल में मार के एक दूसरे को मार रहे थे, जंगल में आग लग गई। तो ये लोग कैसे, आग कैसे लग गई? अरे क्या हुआ? फिर बहुत सारे पशु उसमें जल गए, बहुत सारे पशु उसमें जल गए। तो फिर जब ये लोग उस जले हुए पशु को खाएं कि कैसा लगेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से उन्होंने आग का आविष्कार किया। फिर एक दूसरे को पत्थर पत्थर मार मार के, फिर पत्थर से पत्थर लड़ा, घिस घिस के उन्होंने चिंगारी बना के निकाल के आग का आविष्कार किया। तो यहाँ पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो जाता है। ठीक है, आग का आविष्कार हुआ और उन्होंने आग से अब पशुओं को क्या हुआ? जला के उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपना टाइम पास के लिए, इतना सारा काम करने के बाद बाकी बहुत सारा टाइम बचा रहता था, चित्रकारी करनी शुरू, चित्रकारी करनी शुरू की। पहली चित्रकारी कहाँ है? भीमबेटका में मिली है। पहली चित्रकारी भीमबेटका में मिली है। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए। इसके बाद जो हम पीवाईक्यू कराएंगे वो सब इसी से, आज का पीवाईक्यू इतने ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। भीमबेटका में पहली क्या मिला है? चित्रकारी मिली है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या पड़ता है? भीमबेटका पड़ता है। ठीक है, अब ये फिर आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में इन्होंने पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया था। पत्थर घिसते घिसते पत्थर का आकार बदलने लगा। पत्थर को तराश तराश के लोग नए औजार बनाने लगे, नए औजार बनाने लगे, छोटे छोटे औजार बनाने लगे। उसको माइक्रोलिथ कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, छोटे छोटे नुकीलेदार औजार बनाने लगे, जिससे पशु को उस नुकीलेदार औजार से पशु आसानी से मर जाता था। ठीक है, तो उसको माइक्रोलिथ बनाने लगे। और साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम, जो दाह संस्कार होता है या फिर को अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, वो शुरू हुआ। अंतिम संस्कार कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ। कश्मीर के बुर्ज होम में जुगल शव मिला है। एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। और हरियाणा के दमदमा में एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। ऐसा सब मिला है जिसमें एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। बुर्ज होम में एक इंसान साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये मध्यपाषाण काल हो गया। अब पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इंसान डेवलप हो गया था थोड़ा, जो आदि मानव था वो थोड़ा सा डेवलप हो गया था। अब वो एक जगह रहना शुरू किया, स्थायी स्थायी आवास था उसका, ठीक है। स्थायी आवास शुरू किया तो अब कोई एक जगह एक स्थान पर रहेगा तो उसके पास के जो जीव जंतु रहेंगे वो उसके पास आके रहना शुरू कर देंगे, ठीक है, उसके पास आके बैठना शुरू कर देंगे। तो पशुपालन भी यहीं शुरू हुआ, पशुपालन भी यहीं शुरू हुआ। पशुपालन भी यहीं शुरू हुआ। और पहला पशु कौन सा था? कुत्ता। पहला पशु कुत्ता था, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू हुआ? खेती। अब स्थायी आवास था, वहां पे रह रहे थे लोग, तो वहां पे ही कुछ अपना खाने के लिए उगाएंगे लोग, तो खेती भी इसी टाइम शुरू हुई। खेती भी इस टाइम शुरू हुई। अब खेती है, अनाज है, मान लीजिए थोड़े से दूर पे ही तो अनाज होगा ना, एकदम घर में तो अनाज नहीं उगाने लगेंगे ना। तो उस अनाज को उठाने के लिए क्या होगा, क्या साधन बनाएंगे लोग? तो उस अनाज को उठाने के लिए ये लोग मनका बनाए। मनका यानी मटका, मनका, ठीक है, मनका बनाए ये लोग, मटका बनाए। इसके साथ साथ अब उसको मटके को कैसे, भारी हो जा रहा था मटका, बड़ा मटका बना लिए लोग, भारी हो गया मटका। अब उस मटके को लेके कैसे जाए लोग? तो उसके लिए एक पहिया, पहिए का आविष्कार हुआ और उस पहिए के ऊपर रख के, पटरा रख के उसको मटके को ले जाया जा चुका, ठीक है। तो पहली खोज क्या थी मानव की? आग थी, आग, जो कि पूरा पाषाण में की काल में की गई। और आखिरी नहीं, आविष्कारिक, पहली आविष्कार क्या था? पहिया था, पहिया। पहला आविष्कार मानव ने क्या किया? पहिए का, ठीक है। जब यहाँ पे खेती हुई तो सबसे पहले खेती के जो अवशेष है वो कहाँ पाए जाते हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सबसे पहले प्राचीन अवशेष पाए गए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है इस टाइम, मेहरगढ़ में पाए गए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में पाए गए हैं। अब नई जो खोज हुई है उससे पहले प्राचीनतम खोज से मेहरगढ़ में पाए गए थे, और नई खोज में उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। लहुरा देव में पाए गए हैं, ठीक है। और कोल्हीड़ा, कोल्हीड़ा जो है सबसे पहले इसमें चावल के साक्ष्य पाए गए कोल्हीड़ा में। तो सबसे पहले जो खेती हुई उसमें जौ की खेती हुई थी, गेहूं की खेती हुई थी, ठीक है, जौ की खेती हुई थी, गेहूं की खेती हुई थी, फिर को चावल की भी खेती हुई थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पीवाईक्यू कराने से पहले आप लोग को बताना जरूरी था, जिससे आप लोग को पीवाईक्यू ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम पीवाईक्यू पे चलते हैं अपने, अब पीवाईक्यू पे चलते हैं। पहला, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। सबसे पहले मैंने बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? एक पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक पुरातत्वविद थे। अब पुरातत्वविद को भूगर्भ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही तो चीजें निकालता है, जमीन के नीचे से ही वो चीजें निकालता है, तो उसको भूगर्भ वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो A+B दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर सही होगा। ए लगाएगा वो भी सही होगा, जो बी लगाएगा उसका भी सही होगा। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था। बताया था कोपेनहेगन संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय विश्व का संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय है ये, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, पुरातत्व संग्रहालय है ये विश्व का। और हमने बताया था कि किसने युग के स्थान पर, किसने सामग्री के स्थान से, किसने सामग्री के आधार पर युग का विभाजन किया था? किसने किया था? थॉमसन, लुबाक, टेलर, चाइल्ड। तो हमने क्या बताया था? थॉमसन ने। क्या बताया था? थॉमसन ने किया था सामग्री के आधार पर विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री.एच. लॉन्गसहर्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इटियट किस गतिविधि से जुड़े थे? जैसे बताया, अलेक्जेंडर कौन थे? पुरातत्वविद, ठीक है। रॉबर्ट स्वेल कौन थे? पुरातत्वविद। ये सब लोग पुरातत्व उत्खनन से ही जुड़े थे, सब लोग पुरातत्व उत्खनन से ही जुड़े थे, ठीक है। हमने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अलेक्जेंडर डी.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गट, वॉल्टर इलीट पुरातत्व उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे। जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। हर स्लाइड में एक्सप्लेनेशन ऐड। खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? जैसे मैंने बताया था कि पशुपालन
स्थायी निवास जब करने लगे थे तब हुआ था, नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के एकदम अंतिम समय में हुआ था। कभी कभी उसको मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं मध्य पाषाणिक में? लंगनाज, भीरबनापुर, आदमगढ़, चौपानी मांडू। आदमगढ़ में, अभी हमने पढ़ा, आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मदहा और सराय नाहर राय से, मदहा और सराय नाहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब कोई जैसे पशु है ना, तो लोग पशु की हड्डी बनाने लगे थे, ठीक है। आदि मानव क्या कर पशु की हड्डी बनाने लगे थे, वो ज्यादा अच्छा औजार के तौर पे काम कर रहा था उनके लिए। मध्य पाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी के सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं: झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बैठा था, ठीक है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सराय नाहर राय से और मदहा से। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व में लगाइए, ठीक है, पश्चिम से पूर्व में लगाइए। तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। इसमें बोला है कि पश्चिम से पूर्व में लगाइए, तो सबसे पहले आएगा मदहा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ मदहा आएगा, उसके बाद लेखैया आएगा, ये भी उत्तर प्रदेश पड़ता है। फिर वीर भानु, फिर आएगा पैसरा, फिर आएगा पैसरा और फिर आएगा वीर भानपुर। ये तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा जब आपको मैप पढ़ाया जाएगा, जब आपको मैप कराया जाएगा तब अच्छे से पता चलेगा कि क्या चीज कहाँ है, ठीक है। मदहा प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में है, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, पैसरा बिहार में है और वीर भानुपुर पश्चिम बंगाल में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। कहाँ से मिले थे? अभी हमने बताया एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे, दमदमा से। हरियाणा के दमदमा से एक ही कब्र से 3 मिले थे मानव कंकाल। प्रताप दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। 5 शवाधान युग्म शवाधान है और 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल हैं, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कृषि का प्रारंभ कब हुई थी? जब वो स्थायी निवास करने लगा। स्थायी निवास करने लगा तो कृषि प्रारंभ हुई थी। और ये कृषि से पहले कहाँ थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मैंने पढ़ा है, नवपाषाण काल में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, नर्मदा पहाड़ियां। तो भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है। ज्योग्राफी मैप में आप लोग देखिए, नीलगिरी, शिवालिक, नलमाला, नर्मदा कहाँ है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। अरुण सोनकिया द्वारा 1980 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो अभी मैंने पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा किस मानव घाटी से प्राप्त हुआ है? नदी घाटी से। गंगा नदी से नहीं, यमुना नदी से नहीं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जब अनाज के बारे में बता रहे थे तो मैंने बताया था कि सबसे पहले गेहूं और जौ जो है सबसे पहले
अनाज के रूप में उगाया गया था। तो जौ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने समझा दिया है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ फिर से, इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा आपको एक बार अच्छे से पढ़ा दिया। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में मान थे, जिन्हें बीजों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। जो है 18,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। ठीक है, 8,000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? अब प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। ठीक है, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? लौरा देव में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, लौरा देव में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि लौरा देव में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये नया जो खोजा गया है, नया पुरातत्व खनन हुआ, तब पता चला कि लौरा देव में। लेकिन अगर बस पूछ लिया जाएगा कि कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़, पहले जो है मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लहुरा देव। नेक्स्ट, नवीनतम खोजों के आधार पर, देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश नगर के संत कबीर जिले में स्थित लौरा देव है। ठीक है, यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। देखनी है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से है। यहाँ 7,000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो यहाँ 9,000 ईसा पूर्व मिल गया था, और यहाँ 7,000 ईसा पूर्व। इसलिए लहुरा देव को क्या बोला जाएगा? सबसे प्राचीनतम बोला जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम, अब जब भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, सेम टू सेम, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ये भी वही है, ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोल रहा है, क्या होगा? ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये वेस्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यही आता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान यही आता है। ठीक है, यहीं पे मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं क्या? ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में पशुपालन यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कृषि और पशुपालन दोनों प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ गलत उत्तर लिखा है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रदेश के अनेक पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, ये सही है। लौरा देव में प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, लौरा देव में। कोल्हीड़ा में भी प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, प्रयागराज में ये। ठीक है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। हाँ, अन्न, जौ और धान प्राचीनतम प्राप्त कृषि। कृषि अन्न क्या है? जौ और धान प्राचीनतम है। तो दोनों सही है, एक और दो दोनों। देखो, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी क्षेत्र में कोल्हीड़ा लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम माना जाता रहा है। ठीक है, लौरा देव, लौरा देव भी प्राचीनतम है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसमें बताया, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं सहस्त्राब्दी 7,000 ईसा, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम 4,000 ईसा पूर्व एवं 3,500 ईसा।
में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? औदे, बौरी, बागौर या लखनिया? तो पशुपालन कब करने लगा था इंसान? जब स्थायी जीवन रहने लगा था, स्थायी आवास थोड़ा सा उसका बन गया था। बागौर जिले के बागौर में आपको मध्य का पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक मतलब क्या होता है? चालकोलिथिक युग मतलब ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग वो चालकोलिथिक युग कहा जाता है। और ताम्रपाषाण युग सबसे लास्ट में आया था, नवपाषाण के बाद सबसे लास्ट में ताम्रपाषाण युग आया था। ताम्रपाषाण को चालकोलिथिक कहा जाता है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत। चावल से ये लोग परिचित। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ था। यहाँ से काले लाल रंग के मृत्पांड मिले जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये भी सही है। 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे वही पूरा लिखा है। आहड़ का अन्य नाम तांबवती तांब वाला स्थान है जहाँ से तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। तांबा को गलाकर मनचाही वस्तु में आहड़ संस्कृति कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित है। इस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। सारे चीज मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। तो आप एक गेस कीजिए कि पूरा स्थल पाषाण संस्कृति अगर हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिलेगी? पशुपालन, स्थायी खेती और साथ ही साथ जीवन के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त होना। ये भी मेहरगढ़ में ही प्राप्त होगा। ये भी मेहरगढ़ में ही प्राप्त होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान से पाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति। पटादोली का उत्खनन किसने किया था? पटादोली का पटादोली नवदा टोली, नवदा टोली, वटादोली नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। नवदा टोली का वह एसडी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली यहाँ पे नव होगा। नवदा टोली का खनन किसने किया था? एसडी सांकलिया ने किया था। एसडी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में। किसमें अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप, स्नान के स्थान के रूप, मंदिर के रूप में या उपयुक्त कोई नहीं। बृहद पाषाणों पहचानों के स्थान मृतकों को दफनाने के स्थान की गई, को दफनाने के स्थान के रूप गई है। ठीक है, ताक का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल है? ताक का टीला जो है, ताक का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से मिला है? तिहाल, संगन कल्लू, कोल्हीड़ा या ब्रह्मगिरी? संगन कल्लू, संगन कल्लू से ताक का टीला जो है नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगल कल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में संगल कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से ताक के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? जैसे महाराज चित्रकारी करता था, मानव क्या करता था? कारी करता था। तो ये भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, पांव के शैल चित्र के लिए। पांव के शैल चित्र के लिए भीमबेटका। ठीक है, यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश राज्य जिले में विविध रंगों की पेंटिंग में उकारा गया। इसमें हाथी, सामर, हिरन आदि के क्षेत्र है। 700 शिलाश्रय की पहचान की जा सकती है। कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला भी हमने पढ़ा भीमबेटका। भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में, सॉरी गलत हो गया, मध्य प्रदेश रायसेन।
मध्य प्रदेश, मैंने बताया भी था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में का गुफाएं स्थित है। पाल में तो हम लोगों का वो मानव संग्रहालय है ना, पाल में मानव संग्रहालय है, मानव संग्रहालय, मेरा वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। भीमबेटका गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप आपको हमारी कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू की क्लास अच्छी लगी हो। नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारी ये एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।